हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिजिक्स की अपनी क्लास में। मैं हूं अनुज काम्बोज। हम इससे पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं आपका वैद्युत प्रतिरोध, ओम का नियम और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। आपके तीनों ही टॉपिक बड़े महत्वपूर्ण थे और आशा करता हूं कि आपने नोट्स तैयार करके उन्हें याद भी कर लिया होगा, वो अच्छे से समझ भी लिए होंगे। तो उसके बाद आज की क्लास में हम आपको कुछ नए टॉपिक पढ़ाएंगे। जैसे जो सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। और उसके बाद फिर विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। उसके बाद आपके ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध पढ़ेंगे। अब चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। अब इस विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कह देते हैं। प्रतिरोधकता मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब ये होता क्या है? आप जानते हैं कि जब भी किसी तार में, चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यदि उस बिंदु पर मैं धारा घनत्व भी ले लूँ तो तब हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? कि किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं और इसे प्रदर्शित करते हैं हम रो से। तो चलिए देखते हैं। अब हम मान ले कि माना किसी चालक के किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E तथा धारा घनत्व J है। कितना है? J। ठीक है। तब चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होगा? विशिष्ट प्रतिरोध, अब मैंने बताया कि इसे किससे प्रेजेंट करते हैं? रो से। रो आप यहां पर लिख लीजिएगा। ये जो आपका अक्षर है इसे क्या लिख सकते हैं? लेटर को रो, मतलब इसका जो नाम है वो क्या है? रो है। अब क्या बोला है हमने कि इस E और इस J का अनुपात, यानी कि E अपॉन J, ये क्या होता है आपका? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। और हम ये बात ध्यान रखना है कि यह चालक का अभिलाक्षणिक गुण है। कैसा गुण है? अभिलाक्षणिक। अभिलाक्षणिक गुण का मतलब है कि यदि आपने चालक कोई जैसे वायर ले ली तांबे की, जब आप तांबे की वायर लोगे तो आप उस वायर को कितना ही मोटा कर दीजिए, कितना ही छोटा सा कर दीजिए, उसका जो रो है वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी कि किसी एक फिक्स पदार्थ के लिए उसका जो रो की वैल्यू होगी वो फिक्स रहेगी। उस वायर के या उस चालक के छोटा बड़ा या अधिक कम होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो रो है वो चालक का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसे अगर हम प्रतिरोध की, केवल प्रतिरोध की बात करूं तो लंबाई कम या ज्यादा होने से प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है।
और अक्षेत्रफल, जो परिच्छेद क्षेत्रफल होता है ये वाला, ये जो आपको क्षेत्रफल दिख रहा है मतलब ये वाला, ये क्या है आपका परिच्छेद क्षेत्रफल। तो इसके भी चेंज होने से प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन विशिष्ट प्रतिरोध पर इनके चेंज होने से, लंबाई और इसकी मोटाई चेंज होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब यदि मैं मान लूं कि यदि चालक की लंबाई L तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A हो, परिच्छेद क्षेत्रफल कितना हो, कैपिटल A, तथा चालक के सिरों पर विभवांतर V आरोपित करने पर, विभवांतर V आरोपित करने पर इसमें प्रवाहित धारा कितनी है, स्मॉल I हो, तब आपका जानते हैं कि जो E होगा वो होगा आपका V/L। मतलब ये आपके पास वायर है, ठीक है, इस वायर की जो लेंथ है, लंबाई है, वो कितनी है, स्मॉल L है, और क्षेत्रफल कैपिटल A है, और इसके सिरों के बीच विभवांतर V है, तो इसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी, I। ठीक है ना, प्रवाहित धारा कितनी होगी, स्मॉल I। तो हम यहां से कह सकते हैं कि आपका जो E होगा वो क्या हो जाएगा, V/L, ठीक है, और J क्या होगा, J का आपने सूत्र पर रखा है I/A। तो E और J की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, यानी कि रो बराबर आपका, तब रो बराबर E की वैल्यू V/L और J की वैल्यू कितनी है, I/A। अब यहां से क्या होगा, A आपका ऊपर जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा V/I, और इंटू A ऊपर L नीचे, तो A/L। अब आपको पता है कि आपका जो V/I होता है, परंतु V/I बराबर होता है R, तो इसमें आप R रख दीजिए, तो रो बराबर बन जाएगा R इंटू A/L। ठीक है, अब इसके मतलब इसका सूत्र निकल चुका है कि रो बराबर क्या होता है, R इंटू A/L। अब हम इसके मात्रक की बात करेंगे कि जो रो का मात्रक होगा वो कितना होगा। R के मात्रक के बारे में आप पढ़ चुके हैं, कितना होता है, ओम। क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो इसका मात्रक क्या बन गया है, ओम मीटर। ठीक है, तो रो का मात्रक बन चुका है। उसके बाद अगर मैं रो की विमा लिखूं, रो की विमा, तो क्या बन जाएगा आपका रो की विमा के लिए। अब पहले आप इस ओम का मतलब है प्रतिरोध, यानी कि ओम की विमा क्या होगी आप निकाल सकते हैं। अब कभी भूल जाओ कि जैसे आपके पास R क्या होता है, V/I, V क्या होता है, W/Q/I, मतलब इनकी मल्टीप्लाई W/Q इंटू I। अब W की विमा क्या होती है, mL/2 T⁻², इसकी क्या होती है, AT, और I की भी A। तो आपका mL/2 A² और ये भी ऊपर जाएगा माइनस, तो ये
ए इंटू ए स्क्वायर, ऊपर जाकर पावर कितनी हो जाएगी -2। तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी विमा बन चुकी है वो कितनी है, m l की पावर 2 t की पावर -3 और a की पावर -2। और उसके बाद कौन है साथ में वहाँ पर, उसके बाद है आपका मीटर और इसकी क्या होती है l। तो इसकी जो टोटल विमा बन चुकी है m 2 पावर ये और 1 पावर ये, l की पावर 3, t की पावर -3 और a की पावर -2। ठीक है ना। तो ये आपकी रो की विमा है। रो कैसी राशि है, रो एक अदिश राशि है। ठीक है, आशा करता हूं इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में, रो आर के बारे में। यहां से आपको अगर सूत्र निकालना हो आर का, तो आर बराबर कितना हो जाएगा भाई, आर के साथ जब ए अपॉन एल वाला इधर पहुंचाओगे तो बन जाएगा आपके पास रो एल ऊपर और ए नीचे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नियत ताप पर, नियत ताप पर, अब नियत ताप पर रो क्या होता है, नियत रहता है। अगर नियत ताप पर रो नियत है यानी कि ये कांस्टेंट है, तो आर जो होगा वो अनुक्रमानुपाती होगा एल अपॉन ए के। इस आर अनुक्रमानुपाती एल अपॉन ए का मतलब क्या है, अगर इसे आप अलग अलग करके लिखो तो आर अनुक्रमानुपाती एल और आर व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन ए। परिच्छेद अक्षेत्रफल है, आप जानते हैं कि जो आपके पास ए होता है, अब परिच्छेद क्षेत्रफल कैसा है, वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम ये कह सकते हैं कि आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब कि यदि किसी वायर की लंबाई बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, यानी कि पहला पॉइंट लिख लीजिए कि अगर हम किसी तार की लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है, यानी कि लंबाई बढ़ाने पर किसी चालक तारा क्या बढ़ेगा, प्रतिरोध। और कितना होगा, चलो वो तो खैर आगे जब सूत्र निकालेंगे इसके तब देखेंगे। अभी बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। मतलब अगर आपने लंबाई 2 गुना की तो प्रतिरोध भी 2 गुना, लंबाई 3 गुना की तो प्रतिरोध भी 3 गुना। ठीक है ना। अब मैं जो बोल रहा हूँ उससे आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं इसके अकॉर्डिंग सही बोल रहा हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ, क्योंकि जब किसी वायर की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका अक्षेत्रफल भी घटेगा। क्या होगा, अक्षेत्रफल भी घटेगा। तो ऐसा नहीं कि लंबाई आपने 2 गुनी की तो प्रतिरोध भी 2 गुना होगा। वो कैसे बढ़ेगा, किस प्रकार बढ़ेगा, वो हम अगली क्लास में या आपको अगले टॉपिक में बता देंगे। अब आपका आर यानी कि अक्षेत्रफल अगर आपका बढ़ेगा तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि अगर अक्षेत्रफल बढ़ा तो प्रतिरोध घट जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और त्रिज्या भी अगर घटी, मतलब त्रिज्या भी बढ़ी तो आपका प्रतिरोध तब भी घट जाएगा। मतलब ये रिलेशन किससे है, लंबाई से, और इसकी बात करता है कहीं से, वो मोटाई से। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी तार की लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और अगर किसी तार की मोटाई बढ़ा रहे हैं, मोटाई का मतलब क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, तो उसका प्रतिरोध घट जाएगा। तो इसलिए हम सामान्य सी बात कह सकते हैं कि लंबे तारों का प्रतिरोध अधिक और मोटे तारों का प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, तो इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है
वो क्या है, जैसे आपने प्रतिरोध के बाद चालकता पढ़ी थी, तो इसी प्रकार विशिष्ट प्रतिरोध के बाद विशिष्ट चालकता है। क्या है विशिष्ट प्रतिरोध के बाद? विशिष्ट चालकता। अब देखिए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस अब क्या होता है विशिष्ट चालकता? जैसे आपका विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध का व्युत्क्रम था, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं कि जैसे आपकी चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर थी, इसी प्रकार आपकी विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे सिग्मा सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी विशिष्ट चालकता होगी सिग्मा, वो होगी 1/रो। और अभी आपने रो क्या पढ़ा है? परंतु रो आपने पढ़ा है अभी E/J, तो यहाँ रख दीजिए। तो रो बराबर क्या, सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? 1/E/J, जे ऊपर, तो सिग्मा बराबर J/E। तो E बटे में इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपके पास J बराबर रो इंटू E। ठीक है, मतलब आपके पास सिग्मा बराबर कितना आया है? 1/रो। रो की वैल्यू अभी आपने पढ़ी है कि E/J के बराबर होती है, तो हमने इस रो के जगह क्या रख दिया? E/J रख दिया। अब J कहाँ पहुंच गया? ऊपर, तो J बटे E हुआ। अब E बटे में तो इसके साथ गुना में आएगा, तो रो इंटू E बनेगा, सॉरी सिग्मा इंटू E बनेगा। तो J बराबर सिग्मा इंटू E। और यदि मैं इसका सदिश रूप लिखूं, सदिश रूप, तो J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर के बराबर होता है। अब यदि मैं इसके मात्रक के बारे में बात करूं, सिग्मा का मात्रक, अब रो का मात्रक क्या था? ये सिग्मा का मात्रक इसका व्युत्क्रम हो जाएगा, मतलब m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 3 और a की पावर +2। ठीक है, हम कह सकते हैं, सॉरी ये आपकी सिग्मा की, इसके लिए सॉरी, ये आपकी सिग्मा की विमा है। चलिए सिग्मा का मात्रक लिख लेते हैं। जो सिग्मा का मात्रक होगा इसका उल्टा कर दीजिए, मतलब ओम मीटर इनवर्स। क्या होगा इसका मात्रक? ओम मीटर इनवर्स। इस ओम मीटर इनवर्स को क्या कहते हैं हम? तो मात्रक क्या हुआ इसका? ओम मीटर इनवर्स बन चुका है। ठीक है ना? अच्छा जी, अब आपके पास जितने भी यहाँ महत्वपूर्ण टॉपिक थे इससे संबंधित, मतलब आपके विशिष्ट प्रतिरोध और विशिष्ट चालकता के हमने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अब हमें जो पढ़ना है
वो क्या है आपका, अभी हमने बताया था सबसे शुरू में कि अब हम पढ़ेंगे आपका ओमीय तथा अनओमीय प्रतिरोध। अब ओमीय और अनओमीय प्रतिरोध क्या होते हैं आपके, ओमीय तथा अनओमीय परिपथ कह लीजिए, या आप कह सकते हैं प्रतिरोध। तो अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले मैं इसमें यही ले लूं, ओमीय परिपथ। अब ओमीय परिपथ क्या होता है आपका, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं, अर्थात नियत ताप पर जिनके सिरों के बीच विभवांतर चाहे कुछ भी हो, विभवांतर चाहे आप कितना भी बदल रहे हो, तो उस विभवांतर के बदलने पर V और I का अनुपात स्थिर रहता है। किस किस का, V का और I का अनुपात स्थिर रहता है, वही कहलाते हैं आपके ओमीय परिपथ। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि सामान्यतः जितने भी आपके धातु चालक है में सब क्या होते हैं, ओमीय परिपथ होते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये आपके कम धारा के लिए ही ओम के नियम का पालन करते हैं। क्यों करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। तो सामान्यतः जितने भी धातु चालक है आपके में क्या करते हैं, ओमीय परिपथ है, और कम धारा के लिए ही ओमीय परिपथ है, मतलब कम धारा के लिए ही ओम के नियम का पालन करते हैं। जैसे अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो आप जानते हैं कि V के और I के बीच अगर मैं ग्राफ खींचूं तो वो क्या आती है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ओमीय परिपथों के लिए V और I का ग्राफ होता है ऐसा। दूसरी बात, अगर मैं बात करूं अनओमीय परिपथ की, अनओमीय परिपथ, तो आप इसकी परिभाषा स्वयं ही समझ गए होंगे इसके अकॉर्डिंग, कि ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात विभवांतर के बदलने पर प्रवाहित धारा का मान बदल जाए और उनका अनुपात स्थिर न रहे, यानी कि अलग अलग आ जाए। जैसे मैं बात करूं कि मान लिया आपकी वोल्टेज अगर 30 वोल्ट है और इस पे जो धारा आई है वो 15 एम्पियर है। जैसे वोल्टेज आपने 40 वोल्ट कर दी तो आपकी जो धारा है वो आप कह लीजिए कि 25 एम्पियर हो गई। ठीक है, कहानी इतनी। तो यहाँ से आप V का और I का अनुपात निकालिए, 30/15 कटकर कितना 2 आ गया, और यहाँ से कितना आएगा 40/25, तो लगभग 1.6 ओम आ रहा है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए आपके जो इस प्रकार के परिपथ होंगे जिनमें V और I का अनुपात स्थिर नहीं होगा, वो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे। और वे परिपथ कैसे होंगे, अनओमीय परिपथ होंगे। जैसे मैं बात करूं कि आपके जो द्रव अपघट्य होते हैं, ठीक है,
ट्रांजिस्टर है, आपका तापायनिक वाल्व है, तापायनिक वाल्व। अब तापायनिक वाल्व में दो वाल्व होती है, एक डायोड वाल्व और एक आपकी ट्रायोड वाल्व। तो आपके कुछ परिपथ ऐसे होते हैं, जैसे आप टॉर्च का बल्ब भी कह सकते हैं, टॉर्च का बल्ब, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते। तो ये आपके कैसे परिपथ होते हैं? ये होते हैं आपके अनओमीय परिपथ। मतलब अगर मैं V और I के बीच ग्राफ खींचूं तो लगभग कुछ देर तक तो एक सरल रेखा ही होती है, लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो इसका पथ वक्राकार हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जब धारा का मान धीरे धीरे बढ़ेगा तो धारा का मान धीरे धीरे बढ़ने के कारण इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने से प्रतिरोध भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो V का मान बढ़ाने पर इसका जो V और I का अनुपात है वो नियत नहीं रहेगा, और अधिक टेम्परेचर पर जब V और I का अनुपात नियत नहीं रहेगा तो ये सारे परिपथ क्या बन जाएंगे? अनओमीय परिपथ। यानी कि आप सामान्य सी भाषा में ये कह सकते हैं कि लगभग कम धारा के मान के लिए सामान्यतः सभी परिपथ धातु परिपथ कैसे होते हैं? ओमीय होते हैं। लेकिन जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता है उससे तार गर्म होगा, तार गर्म होने से प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और वे कैसे हो जाएंगे? आपके अनओमीय परिपथ। तो आशा करता हूँ ये आपके ओमीय और अनओमीय परिपथ आपके समझ में आ गए होंगे। ये ग्राफ आप ध्यान रखना है, ये ग्राफ आपका सरलरेखा है, ठीक। जैसे आप नियत ताप पर तांबे के लिए या फिर पारा के लिए खींच दो, या किसी भी धातु के लिए खींच दो, टेम्परेचर आपका नियत रहना चाहिए। लेकिन जब V/I का ग्राफ ऐसा हो जाए, मतलब ये आपका टॉर्च के बल्ब के लिए याद रखना है, ठीक है। तो आज के जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाने थे आपके वो हमने पूरे कर दिए हैं। अब सभी बच्चों से एक निवेदन है कि यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, और जितने बच्चे इस चैनल पर नए हैं कृपया वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों पर शेयर कर दें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई क्लास में।